नंबर 8, और नंबर 8 क्या है? चुनाव की विधि, यानी निर्वाचन की विधि। निर्वाचन या इलेक्शन या चुनाव की विधि कौन सी है, यानी कि विधि, यानी कौन सी विधि से चुनाव किया जाता है। मतलब इसका अर्थ यह है कि जो लोकसभा है, इस लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी विधि से होता है, और जो राज्यसभा है इसके सदस्यों का चुनाव कौन सी विधि से होता है। तो लोकसभा सदस्यों का चुनाव तो जनता करती है, लेकिन करती कौन सी विधि से है? तो प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, और वो भी कैसे? गुप्त मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो हमारे दादाजी, दादी जी, या हमारे पापा मम्मी, आपके पापा जी, आपकी जो मम्मी, भाई खुद जा रहे हैं वो, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव कौन सी विधि से होगा? इनका चुनाव कौन सी विधि से होगा? तो प्रत्यक्ष विधि से। याद रखना, प्रत्यक्ष विधि से, और वो भी कैसे? गुप्त मतदान के द्वारा। तो याद रखना, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। तो अब दूसरा फिर क्या बच गया? राज्यसभा। अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी विधि से होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन सी विधि से होगा? आनुपातिक एकल संक्रमणीय आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा। ठीक है, गुप्त मतदान के द्वारा। हालांकि होता तो इनका भी गुप्त रूप से है, लेकिन इनका किस विधि से होता है? तो जिस विधि से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, याद रखना, जिस विधि से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी विधि से जो है हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और वह विधि कौन सी है? ध्यान देके इधर ध्यान दो, और इसको आप ध्यान से देखो और सीखने का प्रयास करो, इसको याद करने का प्रयास करो और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से अप्रत्यक्ष रूप से और गुप्त मतदान के द्वारा, यानी 4 विधियां इसमें लग रही है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, तीसरी अप्रत्यक्ष रूप से, और चौथा है गुप्त मतदान के द्वारा। यानी आप 4 विधियों को याद करना कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो ये हो गई चुनाव की विधि, तो ये हो गया निर्वाचन। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे विधि के बाद में, निर्वाचन विधि के बाद में अब हम बात करेंगे किसकी? शपथ। नंबर 9 किसकी बात करेंगे? शपथ। भाई चुनाव हो गए, अब जो सदस्य जीत करके आ गए, अब उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो हमारे यहाँ अनुच्छेद है कौन सा? 99। और इस अनुच्छेद 99 के अनुसार जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति।
शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद 99 के अनुसार, अनुच्छेद 99 के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। एग्जाम में एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि अनुच्छेद 99 का संबंध किससे है या अनुच्छेद 99 में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 99 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 99 के अंदर लिखा हुआ है संसद सदस्यों के शपथ के बारे में। क्या लिखा हुआ है, संसद के सदस्यों के शपथ के बारे में लिखा हुआ है। और वहाँ क्या लिखा हुआ है कि संसद के सदस्यों को जो शपथ है वह राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है वह शपथ दिलाता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में, शपथ के बाद में हम पढ़ेंगे अब कार्यकाल। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कार्यकाल। नंबर 10 कार्यकाल यानी पदावधि। पदावधि यानी इसका अर्थ ये होता है कि भाई जो लोकसभा है, यानी जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्य और ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य, ये कितने कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनका कार्यकाल कितना होता है। तो जो लोकसभा है, इन लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष। कितने वर्ष है, 5 वर्ष। और जो राज्यसभा है इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। कितना है, 6 वर्ष। और 5 वर्ष बाद में जो है लोकसभा के फिर दोबारा से फिर चुनाव होते हैं और फिर जो है नई लोकसभा बनती है। तो इस प्रकार से लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन आपको पता हो तो आर्टिकल 85 में ये बात लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को समय से पहले भी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। यानी 5 वर्ष से पहले भी जो है भंग किया जा सकता है और दोबारा से जो है लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। और वैसे हम बात करें तो इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। और इसका है 6 वर्ष। लेकिन ये जो राज्यसभा है इसके सभी सदस्य एक साथ नहीं जाते। इसके 2/3 सदस्य, इसके जो हैं, जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के जो है इसके प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य है। 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद में क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर जो है नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। यानी ये जो 245 सदस्य हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना कि भाई जो राज्यसभा है इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, 245। तो इन 245 में से जो है 1/3, यानी इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो आप निकाल के देख लेना 1/3 कितने होते हैं। तो 1/3 सदस्य जो हैं वो तो 2 साल बाद में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। फिर 2 साल बाद में क्या होता है, फिर 2 साल बाद में क्या होगा, फिर 1/3 सदस्य चले जाएंगे, फिर उनके स्थान पे नए आ जाएंगे, फिर 2 साल बाद में चले जाएंगे, फिर उनके स्थान पे नहीं आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो 245 सदस्य हैं ये एक साथ नहीं जाते, ये एक साथ नहीं जाते। जबकि लोकसभा में क्या है कि जो 545 सदस्य हैं ये एक साथ 5 वर्ष का कार्यकाल होते ही जो है ये इनका पद रिक्त माना जाता है और फिर दोबारा से चुनाव होते हैं और फिर वापस ये जो है 545 सदस्य दोबारा से चुन करके आते हैं। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में जो है 245 सदस्य एक साथ नहीं जाते, केवल 1/3 सदस्य ही जाते हैं और वो भी प्रति 2 वर्ष बाद में जाते हैं और उनकी जगह फिर नए आ जाते हैं। फिर अगले 1/3 चले जाएंगे, फिर जो उनकी जगह नए आ जाएंगे। तो इसलिए ये क्या है,
स्थायी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थायी सदन। और इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन। इसको अस्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य सारे एक साथ चले जाते हैं, तो इस सदन में कोई नहीं रहता इसलिए अस्थायी है, और इसके सदस्य एक साथ नहीं जाते इसलिए क्या है? स्थायी सदन है। तो अब आप समझ गए होंगे इनका कार्यकाल, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और जो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद में आगे देखेंगे, कार्यकाल के बाद में है मनोनीत सदस्य। कार्यकाल के बाद में हम पढ़ेंगे मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य का मतलब क्या होता है? देखो, अब नंबर 11वां बिंदु क्या है? मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेट, या हम इनको कह सकते हैं नामजद। एक बार ये प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को नामजद करता है। अब उस जगह बच्चे कंफ्यूज हो गए कि नामजद क्या होता है, तो नामजद का अर्थ क्या होता है? मनोनीत यानी नॉमिनेट। इसका अर्थ यह है कि जो हमारे भारत का राष्ट्रपति है ये लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है और जो राज्यसभा है इसमें कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है यह लोकसभा में जो है 545 सदस्यों में से, जो 545 सदस्य हैं इनमें से 2 सदस्यों क्या करता है? मनोनीत करता है। और ये 2 सदस्य कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय। कौन से होते हैं? आंग्ल भारतीय। आप इस लाइन को ऐसे लिखना, लोकसभा लिख देना पहले तो, और फिर लिखना कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। दोबारा सुनो, भारत का राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। अब तुमसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के लोगों को मनोनीत करता है, तो किस समुदाय के लोग हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय। यानी ऐसे जो आंग्ल यानी जो अंग्रेज भी हैं और भारतीय भी हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि अंग्रेज भी और भारतीय भी, तो इसका मतलब यह है कि वह भारतीय व्यक्ति, वह भारत का नागरिक जिसके दादा या पिता क्या हो? अंग्रेज हो, लेकिन जो माँ है वो क्या हो? भारतीय। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे भारत के नागरिक जिनके दादा या पिता या परदादा वो तो क्या हो? यदि अंग्रेज हो और यदि उनकी माँ भारतीय है तो ऐसे व्यक्ति हमारे क्या माने जाएंगे? आंग्ल भारतीय माने जाते हैं। और हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अंग्रेज हमारे भारत में 200 साल राज करके गए थे, तो जो अंग्रेज अधिकारी थे या जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजी जो सेना थी, तो बहुत सारे अंग्रेजों ने जो है हमारे भारतीय महिलाओं से शादी की थी, और जो उनकी संतान हमारे यहाँ पैदा हुई, भाई जो अंग्रेज जो आए थे हमारे भारत में और उन्होंने हमारी भारतीय महिलाओं से शादी की, विवाह किया, और उनसे जो संतान पैदा हुई तो उनका जो समुदाय बना, उनका जो एक समुदाय बना, उस समुदाय को हम क्या कहते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय कहते हैं। तो उन आंग्ल भारतीय जो समुदाय के लोग हैं उनको लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए हमारे यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों को यहाँ क्या करता है? मनोनीत करता है। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में राज्यसभा में जो है आप क्या लिखेंगे कि राष्ट्रपति जो है कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा में विशेषज्ञ व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को, इसमें ऐसे लिखना कि राष्ट्रपति
कला साहित्य विज्ञान के विशेषज्ञ एवं समाज सेवा से संबंधित 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। यानी 245 जो सदस्य हैं इनमें से 12 सदस्यों को तो राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है या नामजद करता है। और ये व्यक्ति कौन होते हैं, कला साहित्य विज्ञान में विशेषज्ञ और जो समाज सेवा में सबसे अग्रणीय हो। तो एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में किस प्रकार के लोगों को मनोनीत करता है। एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में किस प्रकार के लोगों को मनोनीत करता है। तो वहाँ आपको उत्तर देना है कला साहित्य विज्ञान के विशेषज्ञ एवं समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो ये हो गई बात किसकी, मनोनीत सदस्यों की। अब आगे हम बात करेंगे इसके बाद में अगला जो बिंदु है 12वां बिंदु और नंबर 12 हम पढ़ेंगे पदाधिकारी। इसका मतलब ये है कि ये जो लोकसभा है संसद का जो प्रथम सदन, और ये जो राज्यसभा है संसद का दूसरा सदन, इसमें कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। तो एक आर्टिकल है अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक तो अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। देखिए मेरे हिंदी के शब्दों में शुद्धियाँ हो सकती है, तो आप ये मत सोचना कि भाई सर तो शुद्ध लिखते हैं। भाई कई जगह जैसे मान लिया कोई शब्द शुद्ध लिख दिया जाए जल्दबाजी में, तो आप उसको सही कर लेना, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि ये जो लोकसभा और ये जो राज्यसभा है इसमें क्या होते हैं, पदाधिकारी भी होते हैं। तो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, और 2 कौन कौन से होते हैं, एक तो अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, यानी एक तो प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट। अब ये जो 545 सदस्य हैं, अब ये जो लोकसभा के अंदर 545 सदस्य हैं, ये क्या करते हैं कि अपने में से एक को तो अध्यक्ष बनाते हैं और एक को क्या बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं। यानी इनका चुनाव कौन करता है, ये जो सदस्य हैं ये अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुनते हैं और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। अब बात करेंगे राज्यसभा, तो अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा के अंदर भी क्या होते हैं, 2 पदाधिकारी होते हैं, और वह 2 कौन कौन से, एक तो सभापति और एक होता है उपसभापति। अब आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद जो 63 है और या जो अनुच्छेद 64 है, इस 63 और 64 के अनुसार क्या होगा कि हमारे भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, हमारे भारत का जो उपराष्ट्रपति बनता है या उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनेगा, भारत का जो भी उपराष्ट्रपति बनता है वह इस राज्यसभा में क्या बनता है, पदेन सभापति बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उपराष्ट्रपति है यानी ये जो सभापति है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, यानी इन लोगों में से नहीं होता। यानी ये जो 245 जो सदस्य है, 545 नहीं 245, यानी ये जो 245 सदस्य हैं इनमें से सभापति नहीं होता, क्योंकि सभापति तो पहले से ऑलरेडी चुन लिया जाता है। यानी जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वही क्या बनेगा, यहाँ सभापति पद पर आसीन होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पदेन सभापति। और उपसभापति का चुनाव फिर क्या होता है कि ये जो 245 सदस्य है ये अपने में से क्या करते हैं, एक व्यक्ति को उपसभापति चुनते हैं। जब सभापति अपने पद पर नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में उपसभापति उसके पद पे कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो गए, पदाधिकारी। याद रखना दोनों बात, या फिर वीडियो को दोबारा से आप सुन लेना जो मैंने समझाया। अब हम बात करेंगे पदाधिकारी के बाद में गणपूर्ति की। किसकी बात करेंगे, गणपूर्ति। अब ये गणपूर्ति क्या होती है, अब तुम सोच रहे होंगे
कि सर गणपूर्ति क्या होती है, नंबर 13, और 13 में क्या है, गणपूर्ति। अब ये गणपूर्ति क्या है, गणपूर्ति का मतलब है, ध्यान से सुनना, कि जैसे लोकसभा है, अब ये लोकसभा है, जैसे मान लीजिए कि ये जो लोकसभा है और इस लोकसभा की हमें बैठक करनी है, क्या करनी है, बैठक, किसी भी विषय के ऊपर हमें बैठक बुलानी है, तो लोकसभा में सदस्य कितने हैं, 545। तो कितने सदस्य यहाँ पे हों कि जिससे बैठक हो सके। अब ये तो है नहीं कि साहब लोकसभा के 545 सदस्य हैं और इनमें से 5 सदस्य आ गए तो क्या 5 सदस्यों में बैठक हो जाएगी, नहीं होएगी ना। यानी कम से कम कितने सदस्य हैं, यानी न्यूनतम। अब न्यूनतम का अर्थ होता है कि कम से कम कितने सदस्य हों कि जिससे लोकसभा की बैठक या सभा की जा सके। इसे हम क्या कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। यानी सदन की, यहाँ हम क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा में, कई बार ये एग्जाम में पूछ लेता है कि गणपूर्ति की परिभाषा क्या है। तो सदन की वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिससे सदन की बैठक की जा सके या सभा की जा सके। और वह हमारे भारत में कितनी है, कुल सदस्यों का 10%। हमारे भारत में कितनी है, कुल सदस्यों का 10%। अब ये जो 545 सदस्य हैं लोकसभा में, इसका 10% कितना होता है, तो कितना होता है, तो 55 सदस्य। कितना होगा, 55 सदस्य। यानी यदि हमें लोकसभा की बैठक करनी है, यदि हमें लोकसभा की बैठक करनी है तो कितने सदस्य होने चाहिए, 55 सदस्यों की गणपूर्ति होना जरूरी है। नहीं समझे। अरे जैसे हमें क्लास लगानी है, अब क्लास में 100 बच्चे हैं, अब कितने बच्चे हो कि जब क्लास लगे तो भाई कम से कम 20 बच्चे हो जब क्लास लगती है। भाई ये तो थोड़ी ना कि भाई 2 बच्चे आ गए साहब क्लास लग जाएगी, ऐसा तो होगा ही नहीं। भाई कम से कम 100 में से यदि 20-25 बच्चे हैं तभी तो क्लास लगेगी तुम्हारी। यदि मान लीजिए कि 100 में से मात्र 2 बच्चे आए एक्स्ट्रा क्लास में, तो क्या 2 बच्चों में क्लास लग जाएगी, नहीं लगेगी ना। तो इसी प्रकार से क्या है कि लोकसभा की यदि बैठक करनी है तो उसमें कम से कम कितने गणपूर्ति होनी चाहिए, कितना कोरम होना चाहिए, तो कुल सदस्यों का 10%। अब ये कितना होता है, 55। इसी प्रकार से ये जो राज्यसभा है, इसी प्रकार से ये जो राज्यसभा है, तो इस राज्यसभा की गणपूर्ति क्या होगी, तो वही है कुल सदस्यों का 10%। तो इसमें सदस्य कितने हैं, 245, और इसका 10% कितना होगा, 25 सदस्य, 25 सदस्य। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की गणपूर्ति बताइए। तो याद रखना, लोकसभा की गणपूर्ति है 55 सदस्य और राज्यसभा की गणपूर्ति है 25 सदस्य। और ये प्रश्न आया हुआ है बोर्ड की परीक्षा में कि लोकसभा एवं राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी है, तो लोकसभा की कितनी है, 55 सदस्य, और इसकी कितनी है, 25 सदस्य। यानी यदि इसे कम सदस्य है तो कोई भी बैठक नहीं की जा सकती, और यदि 55 या 25 सदस्य से अधिक सदस्य है तो ही बैठक या सभा बुलाई जाएगी। इसे कहते हैं गणपूर्ति। इसके बाद में नंबर 14 हम बात करेंगे सत्र। इसके बाद में हम बात करेंगे सत्र। नंबर 14 सत्र। सत्र को हम बोलते हैं सेशन। क्या बोलते हैं, सेशन। तो देखिए अब अनुच्छेद 85 में क्या है, 85 में आपको बताया था कि अनुच्छेद 85 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सत्र बुलाने के लिए आहूत करता है। लोकसभा और ये जो राज्यसभा है, या फिर आप इसको ऐसे कर लेना कि इनके जो सत्र हैं वो कब कब होते हैं, इनके सत्र कब कब होते हैं। तो आप तो ऐसे कर लेना, इसको सीधा सीधा सा याद ऐसे कर लेना कि अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। और वह 3 सत्र कौन कौन से, नंबर 1 बजट सत्र, नंबर 1 बजट सत्र, नंबर 2 मानसून सत्र,
मानसून सत्र, और नंबर 3 है आपके शीतकालीन सत्र। भाई बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। तो इस प्रकार से ये जो अनुच्छेद 85 है, तो अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 3 सत्र होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। यदि पेपर में तुम्हारे ये प्रश्न आ जाए कि संसद के कितने सत्र होते हैं, नाम बताइए, तो अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब ये बजट सत्र कब चलता है? ये चलता है फरवरी से लेकर के और मई के महीने तक। ये कभी भी हो सकता है, फरवरी से मई के बीच में। और मानसून सत्र कब चलेगा? ये जुलाई से लेकर के और सितंबर तक कभी भी हो सकता है। और शीतकालीन सत्र ये होता है आपके नवंबर से लेकर के और दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। और एक बात का और ध्यान रखना कि 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए कि ये सत्र हुआ और ये 30 मई को जो है इसकी लास्ट बैठक थी, तो 30 मई से 6 महीने के अंदर ही जो है अगला सत्र हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतर हो सकता है, तो आप लिखना कि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी यदि एक सत्र हो गया तो अगले 6 महीने के अंदर जो है दूसरा सत्र होना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से संसद के जो है 3 सत्र होते हैं। अब ये सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और सत्र अवसान कौन करता है? यानी सत्र बुलाता भी राष्ट्रपति है और सत्र का जो अंत है वो भी राष्ट्रपति ही करता है। इसको बोलते हैं सत्रावसान। ठीक है। और लास्ट जो बिंदु है वो है वेतन भत्ते। अब पढ़ेंगे लास्ट। संसद के गठन में जो लास्ट बिंदु है वो सबसे लास्ट बिंदु है वेतन भत्ते। तो संसद के सदस्यों को जो है इसमें ये लिखना कि संसद के सदस्यों को संसद के द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। यानी जो भी संसद तय करती है वो निर्धारित जो वेतन है या भत्ते संसद के सदस्यों को दिए जाते हैं। यानी जो भी संसद तय करती है, यानी संसद कानून बनाकर के जो भी वेतन तय करती है वो जो तय वेतन है, निर्धारित जो वेतन है वो संसद के सदस्यों को दिया जाता है। और चाहो तो तुम एक बात और लिख सकते हो नंबर 16 में भाषा। और भाषा में क्या लिखेंगे कि संसद में जो है हिंदी व अंग्रेजी भाषा में कार्य किया जाता है। हिंदी व अंग्रेजी भाषा में कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा संसद का गठन और संरचना, यानी संसद के गठन की प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ा। और ये प्रक्रिया हमने कितने बिंदुओं को लेकर के पढ़ी? हमने 16 बिंदुओं के माध्यम से, यानी इन 16 बिंदुओं के सहारे से जो है हमने संसद की इस गठन की प्रक्रिया को समझा। और आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगला जो वीडियो है हम उसमें पढ़ेंगे लोकसभा का गठन और राज्यसभा का गठन। ये तो किसका गठन था? संसद का। और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा का गठन और राज्यसभा का गठन।